हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है क्लाइमेट चेंज। तो आज चलिए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस टॉपिक से चर्चा करने से पहले भूगोल की एक शानदार परिभाषा से इस टॉपिक को जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी ये समझने की कोशिश करता है कि चीजें कहां पाई जाती हैं, वे वहां पर क्यों हैं और वे समय के साथ कैसे विकसित और बदलती रही हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो और आपकी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा प्रभावित होंगी। आपने यही कोई 20 साल पहले देखा होगा कि हमारे यहां पर जो सर्दियां हैं वो कम से कम 4 महीने की पड़ा करती थी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। लेकिन अब आप कुछ समय से ये महसूस कर रहे होंगे कि सर शीतकाल का जो समय है ना वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। अब सर्दी केवल दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में ही पड़ती है, इसके अलावा तो नहीं पड़ती। निश्चित रूप से यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। हमारे यहाँ पे वर्षा का पैटर्न, वर्षा एक निश्चित समय पर हुआ करती थी, लेकिन अब सर्दियों में भयंकर वर्षा होने लग जाती है। प्री मानसून भी आजकल भयंकर प्रचंड रूप से आ जाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो चक्रवात हैं, साइक्लोन्स हैं, वो भी अनियमित रूप से, इनका आना कोई बुरी बात नहीं है, अनियमित होना, सुनामी आना और कहीं कहीं पर टॉर्नेडो वगैरह, ये सारी चीजें भयंकर रूप से, प्रचंड रूप से ये दिखा आ रही है इस समय पर। आप ये भी जानकर आश्चर्य करोगे कि अमेरिका में हम ठंड का अनुभव लेने जाते हैं, लेकिन अमेरिका जो यूरोप है वो भी हीट वेव से प्रभावित हो रहा है। अगर आपने आर्कटिक क्षेत्र, जिसके बारे में हम बताते हैं कि वहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर भी बर्फ पिघलती जा रही है। हमारे ग्लेशियर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, चाहे हमारा गंगोत्री हो, चाहे हमारा चौरीवाड़ा ग्लेशियर हो, चाहे हमारा सतोपंत ग्लेशियर हो, सियाचिन हो, सब धीरे 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 मेल्ट हो रहे हैं। तो इनका इंपैक्ट मानव जीवन पर जरूर पड़ेगा और हम मानव हैं, इसलिए इनका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। तो चलिए यहां पर इस चित्र के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह है पोलर वियर, जो पोलर रीजन पे रहता है, पोलर पे जो बर्फ जमी रहती है हमेशा, ठीक है, और इसने इसको एडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अगर अब यहां पर गर्मी बढ़ी तो यहां बर्फ पिघल जाएगी, इससे ये भी विलुप्त होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन होता क्या है, तो ये ध्यान रखो। चलो शुरुआत करते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में, ठीक है, औसत मौसम, मौसम मैंने आपको बताया है कि मौसम हो, ऋतु हो, ठीक है, और चाहे अपने आप में क्या होना चाहिए, जलवायु हो। इन सबके कुछ फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स यानी कारक को हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे तापमान, जैसे क्या है, तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर यानी वर्षा यानी रेनफॉल, इसके अलावा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा क्या है, वायु की गति, ठीक है। ये सभी जो कारक मिलकर मौसम का, ऋतु का और जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु एक निश्चित क्षेत्र का, अब यहां पे हम सीधे सीधे क्या बताए कि जलवायु अगर हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए लेते हैं तो उसमें इन्हीं फैक्टर को देखते हैं। इन फैक्टर को 1 वर्ष तक देखते हैं कि 1 वर्ष तक उस क्षेत्र का तापमान कैसा रहा है, वहां पर वर्षा कैसी रही है, आर्द्रता कैसी रही है, वायु की गति किस महीने में कैसी रही है, और उसी हिसाब से हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। किसी भी जगह का जलवायु का अगर निर्धारण करने के लिए हम 1 वर्ष तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष में किसी के ये नहीं टैग नहीं लगाते हैं कि यहां की ऐसी जलवायु है। हम उस क्षेत्र के लिए कम से कम 25 साल तक इंतजार करते हैं। 25 साल तक वहां की सारी क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस हैं, वहां की जलवायु है, वर्षा है, तापमान का पैटर्न, वर्षा का पैटर्न, आर्द्रता का पैटर्न, वायु गति का जो पैटर्न है, उन सबका एक बहुत ही ज्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं और तब जाकर वहां की जलवायु को हम निर्धारित करते हैं, ठीक है नहीं। तो आइए कि जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक है, जहां जैसा मौसम है उसमें अगर परिवर्तन आना शुरू हो जाए, जैसे कहीं पर सर्दी पड़ती है और वहां पर अगर गर्मी पड़ना शुरू हो जाए,
जहां पर वर्षा नहीं होती वहां पर वर्षा होना शुरू हो जाए, जहां शुष्कता रहती है वहां पर भयंकर बारिश होने लग जाए, और जहां बारिश है वहां पर शुष्कता रहने लग जाए, वो वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन के कुछ कारण हैं। ठीक है, अब ये जो जलवायु परिवर्तन है हमेशा मानवीय गतिविधियों से नहीं होती, जैसे कि आपने अब तक सोच रखा होगा। ये जलवायु परिवर्तन केवल मानव ही नहीं करता, प्रकृति भी जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ प्राकृतिक कारण हैं, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के उन कारकों की बात करेंगे जो प्राकृतिक हैं, यानी प्राकृतिक ऐसे कारण जो जलवायु को परिवर्तित करते रहते हैं। तो देखो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, आप याद रखना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये आपको सब लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमारे कॉन्टिनेंट पहले सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए को पेंजिया कहते हैं। ठीक है, और हमारा भारत कुछ यहां पर पड़ा हुआ था इस जगह पर, और यहां पर भयंकर सर्दी पड़ा करती थी। लेकिन भारत धीरे 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 नॉर्थ में आकर यहां आ गया, जहां अब सर्दी पड़ती थी अब ये ट्रॉपिकल जोन में आ गया है, क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो गया है। अब यहां पर आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती। समझ में आ गया नहीं। तो ये जलवायु में परिवर्तन हुआ ना, यहां की जलवायु में समय के साथ परिवर्तन हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाद्वीप ने ड्रिफ्ट किया। तो महाद्वीपों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी किसी स्थान विशेष की जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। अब बताइए, क्या ज्वालामुखी विस्फोट से किसी के यहां की जलवायु में परिवर्तन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ज्वालामुखी में विस्फोट अगर होगा तो यहां पर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और उस ज्यादा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हमारी धरती ज्यादा गर्म होगी, और वहां पर सर्दी होगी तो वहां पर गर्मी होने लग जाएगी। ठीक है, कभी कभी तो ये होता है कि इनके अंदर से निकले गए धूल के कण हमारे वायुमंडल में बहुत दिनों तक टिके रहते, बने रहते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश हमारे धरातल को नहीं छू पाता है, और जिससे कूलिंग यानी ग्लोबल कूलिंग की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ज्वालामुखी का इरेप्शन जो है वो प्रकृति के हाथ में है, तो प्रकृति भी जलवायु को परिवर्तित करती रहती है। एक बार ऐसा हो चुका है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का झुकाव भी जलवायु को नियंत्रित करता है। वैसे हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है ना वो 23.5 डिग्री है, ये आप याद रखना। लेकिन आप याद रखो कि हमेशा 23.5 नहीं रहता है। ठीक है, अगर ये देखें तो 22.1 से लेकर ये 23, ठीक है, ये 24.5, ठीक है, डिग्री के बीच में झूलता रहता है। तो अगर हमारी पृथ्वी का झुकाव अगर बदलेगा, ठीक है, ये प्राकृतिक कारण है, पृथ्वी के झुकाव के बदलने से या इनके जो अक्षीय झुकाव हैं उसके बदलने से हमारे यहां पर जलवायु परिवर्तन निश्चित होगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उन स्थान विशेष पर बहुत तेजी से जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा। तो पृथ्वी का झुकाव भी जलवायु परिवर्तन करता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा ना, ऋतु परिवर्तन इसी के वजह से होता है, क्योंकि इसके झुके होने की वजह से कभी सूरज के सामने उत्तरी गोलार्ध आ जाता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध आता है। इसके बारे में हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। समुद्री धाराएं भी जलवायु को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने अल नीनो और ला नीनो का नाम सुना होगा। जब अल नीनो आती है तो हमारे यहां पर सूखा पड़ती है, और ला नीनो जो प्रशांत महासागर में एक महासागरीय धारा है उसके आने से हमारे यहां पर भयंकर वर्षा होती है। तो आप सोचो, यह भी प्राकृतिक कारण है। मीथेन गैस का भंडार। अब मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की जो विकिरण को और सूर्य की विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। अगर मीथेन की मात्रा बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाएगी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मीथेन को निकालने के लिए ड्रिल करना पड़ता है, और उसमें से फिर क्या होता है, लगातार गैस रिसना शुरू हो जाती है और हमारे वायुमंडल में मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है। सौर कलंक चक्र। याद रखो कि सूर्य पर एक काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, और यह सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है और इसका तापमान 4500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये जब धब्बे होते हैं उसी के कारण यहां से बहुत सारे सोलर विंड निकलती है। सोलर विंड धरती से टकराती है और धरती के जलवायु में यानी तापमान में भी परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है, तो जितने जितने सौर कलंक होंगे उतना ही ज्यादा हमारी पृथ्वी पर
गर्मी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका चक्र चलता है, 11 वर्ष का चक्र होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। हमारे यहां पर जो गैसों में एक संयोजन है कि उसमें 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहां पर 0.03% है, ठीक है। अगर इस संयोजन में बदलाव आया, ये नाइट्रोजन कम हो गई, अगर ये ज्यादा हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो नुकसान होगा, हमारी पृथ्वी में बहुत भयंकर नुकसान होंगे, ठीक है। सौर विकिरण में भिन्नता, सौर विकिरण में भिन्नता भी होता है, तो सौर विकिरण में भिन्नता भी प्रभावित करता है पृथ्वी के झुकाव से, सूर्य से हमारी पृथ्वी दूर है या पास है, ये भी बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं जो भी जलवायु परिवर्तन को, ठीक है, इंपैक्ट डालती हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब उन गतिविधियों की बात करते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अभी जिन गतिविधियों की जो बात कर रहा था ना कि वो क्लाइमेट चेंज अगर करेंगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी औकात से बाहर है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि जहां हम अपनी जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको कम कर सकते हैं और मानव के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए मानव की गतिविधियां किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का जो आया है कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत तेजी से कंक्रीट के घर बनने लग गए, जो वहां की जो गलियां वो भी पक्की होने लग गई, ठीक है। कंक्रीट जो होती है वो तापमान को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो वास्तव में एक हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखना हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, ठीक। और रात में वो तेजी से अपनी गर्मी को छोड़ देते हैं, तो वो रात में ठंडक भी हो जाती है और दिन में गर्मी भी हो जाती है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जो फॉग के टाइम पर जहरीला एक डोम बन जाता है इनके ऊपर, और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होने की संभावना बनी रहती है। अब तुम सारी गलियों को अगर पक्का कर दोगे तो पानी रिचार्ज कैसे होगा भूमिगत जल में, भूमिगत जल में वृद्धि कैसे होगी। तो शहरों में भूमिगत जल में तेजी से कमी आती जा रही है और इससे भी जलवायु में परिवर्तन आ ही रहा है। फिर शहरीकरण में बहुत ज्यादा स्लम्स बन रही हैं, स्लम यानी जो झोपड़ झुग्गी है, ठीक है, तो वो भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं और वो भी क्या कर रही हैं, वो भी बहुत सारे अवशिष्ट चीजें हैं, ठीक है। और अगर नगर है तो नगरों में उद्योग भी होते हैं, तो औद्योगिक अपशिष्ट भी आते हैं, उससे भी हमारी जलवायु परिवर्तित हो रही है, ठीक है। नहीं तो बहुत ज्यादा शहरीकरण हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, औद्योगिकरण। ये तो आप जानते होंगे, अगर औद्योगिकरण होगा, इंस्टॉलेशन होगा, तो वहां पर इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जहरीले पदार्थ निकलते हैं और उससे हमारे जल के स्रोत सब खराब हो रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और हमारी जलवायु धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। वनोन्मूलन, ये वन तो आपको क्या कर रहे हैं, प्रकृति को सफाई का कार्य कर रहे हैं एक तरह से। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर अगर वन नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती, लेकिन ये आपके लिए शुद्ध वायु को इकट्ठा रखते हैं। अब सोचो अगर आपने वन काट दिए तो फिर ऑक्सीजन में कमी आ सकती है। इसके अलावा क्या है कि इनकी जो जड़ें हैं मिट्टी को भी बांधे रखती हैं, तो मृदा अपरदन भी काफी कम होता है, ठीक है। ये है रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का प्रयोग। अब कीटनाशकों का प्रयोग होता है और इससे कितना नुकसान होता है आप सोच सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर बहुत सारे पेस्टिसाइड के प्रयोग से केंचुए जो होते हैं हमारी मृदा में वो समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे जो मृदा है हमारी दोबारा से पुनर्भरण करती रहती है, नवीनीकृत होती रहती है, उनका एक चक्र समाप्त होता जा रहा है और मृदा धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। ज्यादा उर्वरक भी हमारी मृदा को समाप्त करते जा रहे हैं इससे, ठीक है। अब संसाधनों का दुरुपयोग, हम संसाधनों को बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे पानी है, पानी में नहाने अगर हम बैठ जाते तो नल चलाते रहते हैं और पानी चलता रहता है। हम देखते नहीं है कि पीने वाले पानी की वैसे ही कमी है और फिर उसी से आप नहा रहे हो और उससे ही कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप ये सोच भी नहीं सकते। हम अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस पर भी हमें विराम लगाना होगा, वरना अन्यथा हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है और ठीक है, शहरीकरण होता जा रहा है, मोटर वाहन बहुत ज्यादा हो गए, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और ऊर्जा सबसे ज्यादा इस समय पर भी कोयले से बनती है। कोयले को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो जिससे धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो क्या करेंगी, जो हमारे वायुमंडल को गर्म करती है। ठीक है, ध्यान रखना। समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। अब हमारे समताप मंडल में ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है, खराब हो रही है, खत्म होती जा रही है, जिससे सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो धरती पर लगातार पहुंचती जा रही हैं और धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और धरती का तापमान बढ़ता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, हम कोयले को खूब जला रहे हैं, पेट्रोल का खूब उपयोग कर रहे हैं। हम थोड़ी थोड़ी दूर के लिए ही अपनी बाइक को उठा के चल देते हैं, अपनी गाड़ियों को लेके चलते हैं। जब अकेले होते हैं फिर भी हम, क्योंकि एक गाड़ी में 4 या 5 लोग आ सकते हैं और चाहे अकेले आ जाओ चाहे 4 आओ, लगातार पेट्रोल तो बराबर ही बराबर फूकेगी ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अकेले अकेले गाड़ियों में घूम रहे हैं। सार्वजनिक वाहनों का हम बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस कारण हमारे यहाँ पे जीवाश्म ईंधन बहुत तेजी से जलाए जा रहे हैं और जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें भी उपलब्ध हैं या हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती जा रही हैं, जिससे अम्ल वर्षा जैसी समस्या भी पैदा हो गई है। ठीक है नहीं, आइए अब एक एक चीज बता दूं मैं कि क्या होता है ग्रीन हाउस, क्या होता है ग्रीन हाउस गैस और क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं। देखो, सबसे पहले आपको मैं ग्रीन हाउस दिखा दे रहा हूं कि आखिर ये ग्रीन हाउस क्या है, तो उसी से आप ग्रीन हाउस गैसों को जान जाओगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रीन हाउस है। ये ग्रीन हाउस एक संरचना है जो कहां पर शुरू करी गई थी, यूरोप में, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, तापमान नीचे चला जाता था 0 से और बर्फ की वजह से सारी फसलें नष्ट हो जाया करती थी। ठीक है, सही नहीं होती थी, यानी पाला मार जाता था उन्हें, एक तरह से कहें तो। ठीक है, अब क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कांच का घर देखा। तो कांच के घर की एक विशेषता होती है कि ये क्या करता है कांच का घर, ठीक है, सूरज से आने वाली विकिरण को आने तो देता है क्योंकि वो सोलर रेडिएशन है। ठीक है, सोलर विकिरण को सोलर रेडिएशन कहते हैं, लेकिन जब यहां से ये गर्म होकर ये विकिरण निकालता है, ठीक है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। इसका मतलब सोलर रेडिएशन तो आ तो सकती है लेकिन पार्थिव या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा नहीं सकती, वो अंदर ही अंदर रह जाएगी, जिससे इसका तापमान बढ़ जाएगा। और यही तो ये चाहते थे, तापमान बढ़ा रहे। बाहर 0 डिग्री का तापमान है तो यहाँ पे 1 डिग्री का ही रहे। 1 डिग्री का रहेगा तो पानी नहीं जमेगा, नहीं जमेगा तो फसलें बनी रहेंगी और हम पता सर्दियों में भी फसलों का या सब्जियों का उपयोग कर पाएंगे। तो अंग्रेजों की बेहतरीन सोच थी, जिससे उन्हें सर्दियों में भी जो क्या कहते हैं, जो सब्जियां वगैरह उपलब्ध हो गई। पहले तो ये पूरी तरह से मांस के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, चलो अब क्या है, यही सारा कॉन्सेप्ट आप धरती पे लगा दो। ठीक है, कि कुछ गैसें ऐसी हैं धरती पर जो क्या करती हैं, सोलर रेडिएशन आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, इस जगह को धीरे 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 क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। ये भी गर्म कर रहा है, ये भी गर्म कर रहा है। जो काम ये ग्रीन हाउस कर रहा था, यही काम तो ये गैसें कर रही हैं ना, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, आ तो रहा है लेकिन ये जाने नहीं देती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, जैसे CFC है, जैसे ओजोन है, नाइट्रस, ठीक है, ऑक्साइड है। इनको आप याद रखना, ये मुख्य रूप से कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जैसे ओजोन और जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी गैसें हमारी पृथ्वी को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं और हमारी पृथ्वी को बहुत ज्यादा ठंडे होने से बचाती रहती हैं। अन्यथा ये गैसें नहीं होती तो हमारी सूरज डूबने के बाद हमारी पृथ्वी बहुत तेजी से ठंडी हो जाती। लेकिन शुक्र मनाओ कि ये हैं, ठीक है, जरूरी है, लेकिन हमेशा अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक पड़ता है तो अच्छा रहता है, लेकिन नमक ज्यादा हो जाए ना तो खाने का मन नहीं करता। ठीक यही है, अति हर चीज की बुरी होती है। अब धीरे धीरे इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
ये धीरे धीरे अगर वृद्धि होगी तो हमारे यहाँ पे तापमान भी ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी, और ज्यादा गर्म होगी तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कह रहे हैं, और ये हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। मीथेन बहुत तेजी से बढ़ रही है, CFC खूब तेजी से बढ़ रही है। ओजोन भी आपको पता ही है कि ओजोन तो हमारे यहाँ पे नेचुरल भी है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी खूब है। इससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो भी हमारे यहां पर गर्मी पैदा होती है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण, सबसे परिणाम जो है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। बात समझ आ गई नहीं? कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस है, ये आप याद रखना। एक तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि मीना काजल लगाती है, ऐसे याद रखना, तो आप शायद भूलोगे नहीं। मीना काजल लगाती है, ठीक है। तो मी से क्या बनता है यहां पर, मीथेन। ना से क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो अभी आपको बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड। का से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल से क्या बनेगा, जलवाष्प। आपको सर जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है? हाँ, अरे जलवाष्प तो सबसे ज्यादा रेडिएशन को अपनी ओर ऑब्जर्व करती है, तभी तो वाष्पीकरण होता है, ठीक है नहीं। तो जलवाष्प भी सभी है, याद रखना। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जलवाष्प का पड़ रहा है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया आपके अपने ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इससे होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है या हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। देखो, ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ेंगी तो पृथ्वी क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी, और ज्यादा गर्म होगी तो इसी को क्या कहेंगे, वैश्विक तापन कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अब जो समय आ रहा है, अब तक ग्लोबल वार्मिंग का था, लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा तो अब हम ग्लोबल बॉइलिंग से प्रभावित होंगे। ध्यान रखना, अब धरती उबलना शुरू करेगी, ठीक है। बारे में तो गया, अब उबलने का समय आ गया है, इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है नहीं। बात ये है। तो अब यहां पे देख लो, ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पिघलती जा रही है। तो बस यही है। और आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, एवरेज वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर हमारे वायुमंडल का कितना है, अगर आपसे पूछे तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर इनमें वृद्धि हो रही है, इनमें वृद्धि हो रही है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। अब ज्यादा तापमान होने से सर फायदे ही होंगे, नुकसान तो कुछ होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, और बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। लेकिन फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस से क्या होगा कि देखो, उससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे। सबसे बड़ी हमें समस्या यही है, ग्लेशियर पिघलना। अब देखो, पिघलेंगे, अब समझना इस बात को, फिर सारी चीजें इधर वाली बता दूंगा मैं। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है, तो हमारे यहां पर नदियों के स्रोत सूख जाएंगे, यानी नदियां समाप्त, नुकसान हो जाएगा नहीं। तीसरा क्या होगा, ठीक है, अब देखो दो चीज होगी। तीसरा क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल के पानी कहां आएगा, नदियों में, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। चार क्या होगा इसमें कि समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र तल ऊपर चले जाएगा। उससे क्या होगा, समुद्र तल अगर ऊपर जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, उससे क्या होगा कि जो द्वीप हैं, द्वीप आइलैंड, वो डूब जाएंगे, ठीक है। सर इससे क्या हो जाएगा, अरे डूब जाएंगे तो विस्थापन की समस्या आ जाएगी, माइग्रेशन होने लगेगा, ठीक है। माइग्रेशन से क्या होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपराधीकरण बढ़ेगा, क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा तो फिर यहां पर कोई नेता खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहां से क्या होगा, राजनीति प्रभावित होने लग जाएगी। तो सब एक दूसरे से प्रभावित है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है और सामर्थ्य रखता है। चलो कुछ कुछ चीजों पर हम विचार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। द कॉस्ट ऑफ एडेप्टिंग कोस्टल एरिया ऑफ द राइजिंग सी लेवल। अब देखिए यहां पर क्या है, अब इसको अच्छे से समझ लोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है कि सी लेवल जो है वो राइज होने लगेगा, तटीय क्षेत्रों का। तटीय क्षेत्रों का अगर सी लेवल हाई होगा या समुद्र का जो सी लेवल ज्यादा होगा तो तटीय क्षेत्र डूबने लगेंगे, आइलैंड डूबने लगेंगे, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा।
दूसरा देखो, लॉस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वर्क ड्यू टू हीट। अगर ज्यादा तापमान होगा तो हमारा जो श्रम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, हम ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाते, जिससे जीडीपी भी हमारी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, मोर वार्स टू गेन एक्सेस द लिमिटेड सोर्स। अब सोर्स हमारे पास कम रह जाएंगे, उनको प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध होंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहो। ठीक है, फ्रेश वाटर विल बी शॉर्टर सप्लाई इन द सम एरिया। अगर ग्लोबल वार्मिंग रही तो अच्छा जो पानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसकी कमी आने लग जाएगी। ठीक है नहीं, इसके अलावा क्या, रिलोकेशन ऑफ द टाउन्स। जब एक बात बताओ कि बहुत सारे जो टाउन्स होंगे वहां पर नदियां जो जा रही हैं, नदियां जाना बंद हो जाएंगी, नदियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है नहीं, अगर जो तटीय क्षेत्रों में पानी भर गया तो वहां पर टाउन हमें सब हटाने पड़ेंगे, दूसरी जगह टाउन बसाने पड़ेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। श्रिंकिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द हार्वेस्ट, यानी जो फसलों की जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चलेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ द बेसिक फूड कास्ट, यानी अब ये भी सीधी बात है कि जो खाद्यान्न है उसका मूल्य बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा क्या, एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना विल बी द वाइड स्पीड, यानी जो मौसमी घटना है उसमें तीव्रता आ जाएगी, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे वर्षा हो, चाहे चक्रवात हो, वो अपने रौद्र रूप में दिखाई देंगे, काफी खतरनाक रूप में दिखाई देंगे। डिजीज विल बी स्प्रेड ड्यू टू द हायर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान से जो डिजीज हैं, जो महामारियां हैं और एपिडेमिक्स जो होते हैं वो भी बहुत तेजी से फैलेंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि अगर ग्लेशियर पिघल गए तो ग्लेशियर के नीचे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया निश्चित अवस्था में पड़े हुए हैं, निश्चित यानी जिंदा नहीं है, ठीक, ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन अगर ग्लेशियर हटे तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और फिर भारत या पूरे विश्व में कोई भी नई महामारी आ सकती है, जिसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इंपैक्ट हैं कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और यहां पर मैंने ग्लोबल वार्मिंग के सारे इंपैक्ट आपको पढ़ाई दिए हैं, बता भी दिए हैं। ठीक है, एक और समस्या से रूबरू आपको मैं कराता हूं, वो है एसिडिक रेन। ठीक है, हम जीवाश्म ईंधन को जो जलाते हैं ना, जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल्स फ्यूल होता है, फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को हम जलाएंगे तो, क्योंकि जीवाश्म जीवों से बना हुआ है और जीव प्रोटीन के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये है। तो ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये क्रिया करके बना क्या ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए तुमने देखा होगा ना, ये सारी चीजें बन रही हैं। अब क्या है इसमें एक समस्या, तो समस्या ये है, ठीक है, कि यहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो याद रखना, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, पानी के साथ क्रिया करेगी, H2O, और क्या बना लेगी, H2SO4 बना लेगी। और हमारे वायुमंडल में घटनाएं घटित हो रही हैं, लगातार हो रही है वायुमंडल में। ठीक है नहीं, इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, पानी से क्रिया करेगी, और क्या बना लेगी, HNO3 बना लेगी। अब हमारे एटमॉस्फेयर में बताओ, इन सारी गाड़ी वगैरह से देखो, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर जलवाष्प भी है, ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन भी है, मिल जाएंगे, और ये दो दो एसिड बना लेंगे जो काफी खतरनाक है। H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखें। और यही वर्षा जब होगी तो वर्षा के साथ ही आ जाएंगे धरती पर, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। जब किसी रेन का पीएच मान 1.7 से कम हो, ठीक है, याद रखना, वर्षा का पीएच, वर्षा का पीएच अगर 5.7 से कम हो तो उसी को क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, तो अब हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रही है, अब धीरे धीरे एसिड रेन होने लग गई है। कुछ दिनों के बाद ऐसी एसिड रेन होगी कि तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारे शरीर पर मोटे मोटे फफोले पड़ जाएंगे, अगर एक बार भी तुम निकल आए तो। अब बात यह है कि एसिड रेन का सर प्रभाव भी पड़ रहा है क्या? हाँ, सीधी सीधी बात है, प्रभाव पड़ेगा। एसिड रेन का प्रभाव कहां पड़ेगा? एक तो जल स्रोत खराब हो जाएंगे, हमारे जो जल स्रोत है, ठीक है, वाटर रिसोर्स है, वो सब खराब हो जाएंगे, ठीक है नहीं। पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ेगा, पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी प्रभावित होंगे। और क्या होगा यहां पर,
ठीक है, एसिडिक रेन से, ठीक है, हमारी मृदा अम्लीय होने लगेगी, मृदा में अम्लीयता एसिडिक जो है वो लगातार होने बढ़ जाएगा। इसके अलावा धातुओं में तेजी से रिएक्शन होने शुरू हो जाएंगे, धातु बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाएंगी। 5 क्या है, संगमरमर की जो बिल्डिंग्स होती हैं, संगमरमर का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये मृत्यु कहलाती है संगमरमर की। तो एसिडिक रेन से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ये याद रखना। उसमें कुछ जीवंत उदाहरण है, जैसे आप इसको देखोगे तो ये ताजमहल सफेद उसका है, लेकिन ये अब क्या कर रहा है, एसिडिक रेन से धीरे धीरे अपना रंग पीला करता जा रहा है, ठीक है नहीं, ये है। तो यहां पर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। प्रभाव देख लेते हैं। कठोर मौसम घटनाएं, सही बात है। ग्लेशियर का पिघलना, सही बात है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। परितंत्र तथा जैव विविधता में प्रभाव पड़ेगा, हाँ, बायोडायवर्सिटी में बहुत तेजी से प्रभाव पड़ेगा। कृषि की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। भोजन की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायुमंडलीय तथा सामुद्रिक तापमान में वृद्धि, जल असुरक्षा, भूमि संसाधनों पर प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जननांग समस्या उत्पन्न होगी। मैंने आपको बताया था कि बताओ, जब अब यहां पे क्या सामाजिक, ये भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, आर्थिक समस्या भी पैदा होंगी, ठीक है, राजनीतिक समस्या भी पैदा होंगी, इनका सबसे मैंने जोड़ के बताया था कि, ठीक है, जननांग समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जननांग मतलब कि यहां से जब लोग प्रवसन करेंगे तो कहीं पर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी। ये है हीट वेव और सूखा, ये तो पता ही है आपको। कीट और रोग, ये भी, उनमें भी वृद्धि होना होगी, ठीक है नहीं। अब यहां पे देख लो, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में उठाए जा रहे कदम। भारत ने सन 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत ने कौन से वर्ष में राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। उसमें उन उपायों की पहचान की गई थी जो विकास संबंधी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सह लाभ भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है नहीं, याद रखना। और यहां पर 8 राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है, ये ध्यान रखना। बस पूछेगा कि इनमें से कौन सा मिशन नहीं है, ऐसे पूछेगा। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, इनको अलग अलग मिशनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते वरना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, और इसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन। इस पर इतने प्रकार के 8 हैं मिशन जो 2008 में निर्धारित किए गए थे, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। ये तो बदलाव हो ही रहा है। आइए, अब जलवायु परिवर्तन हो रही है तो पूरा समाज या पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, और पूरा विश्व ये चाहता है कि जलवायु परिवर्तन ना हो, ठीक है, जरूरी है उसी के लिए। तो जलवायु परिवर्तन पे एक अंतर सरकारी पैनल है आईपीसीसी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आईपीसीसी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र एक निकाय है, याद रखना, यूएन का ये निकाय है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा, आप सोच सकते हो, जिसमें 195 सदस्य देश है। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। तो इसका जो स्थापना कौन किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम ने और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माणों को ठीक है, रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। ये इसका काम है आईपीसीसी का, ठीक है। इसके अलावा भी आपने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क का नाम भी सुना होगा, यूएनएफसीसी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो क्या होता है, ठीक है। इसका ये लोगो वगैरह आपको ये दिखाई देगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है, अपने आप में समझौता है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको पता है ना, 1972 में जो स्कॉटलैंड है वो स्टॉकहोम है, वहां पर सम्मेलन हुआ था। और फिर उसके बाद 20 साल के बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। विभिन्न देशों द्वारा समझौते हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया। वर्ष 1995 के लगातार यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही
इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ और विकसित देशों एनेक्स वन में शामिल देश द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स वन में रखा गया। ठीक है, जो औद्योगिक देशों को अलग क्यों रखा गया कि इन्हीं की जिम्मेदारी है कि आप ग्रीन हाउस गैसों को कम करो, और जो देश ग्रीन हाउस गैस कम कर रहे हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, उनको आप फंडिंग मुहैया कराओ। ठीक है, क्योंकि आपने इस क्लाइमेट से बहुत कुछ लिया है। यूएनएफसीसी की भारतीय बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है, कॉप होते ही रहते हैं। ठीक है, COP 15, COP 16, COP 17, COP 18, इस तरह से याद रखना। एक पेरिस समझौता है, इसको भी आप याद रखो। वर्ष 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के, अब 195 देश आए हैं, 195 देश आए ना। और यहाँ पे देखना, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल, इसने के तत्वाधान में हुआ होगा। ठीक है, 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नई वैश्विक समझौते के साथ चर्चा करी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है नहीं। चलिए, यहां पर थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो कोई बात नहीं, मैं उसमें बता दूंगा, ये वैश्विक प्रयास है, ये वैश्विक प्रयास है जो आपको पता होने चाहिए। ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये हुई थी सबसे पहले जलवायु से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। कब हुई थी? द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है, मानव पर्यावरण से, बिगन ऑन जून 5 1972 एंड एंडेड द जून 16 1972। ठीक है, 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन पास द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन द पॉपुलरली नोन इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। अब इसमें सारे देशों ने एक डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र जारी किया, उसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र 1972 कहते हैं। इन दिस मैनिफेस्टो 26 प्रिंसिपल वर एडॉप्टेड, सम ऑफ द इंपोर्टेंट प्रिंसिपल आर फॉलोड। ठीक है, कौन कौन से को एडॉप्ट किया है, ध्यान रखना यहीं से। डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये क्या, मानव पर्यावरण की घोषणा की गई है। एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रपोजल टू डिक्लेयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसी में देखो प्रपोजल किया गया था 1974 से, इसको बनाना शुरू कर दिया था 5 जून को। ठीक है नहीं, 5 जून को पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है, 5 जून से शुरू हुआ था। प्रपोजल ऑन द टेस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है नहीं, ये नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव रखा गया था इसमें। रिकमेंडेशन फॉर द कन्वीनियंस सेकंड यूएन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस, दूसरे संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बुलाने के लिए सिफारिश करी थी। ये सब थे, और बाकी के कुछ आपको यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। ह्यूमन राइट मस्ट बी असर्टेड, वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, जिसे आप पढ़ लेना। ठीक है, याद रखो। रियो डिक्लेरेशन और द अर्थ समिट, ये भी आपको ध्यान रखना है। रियो हुआ था, जैसे स्टॉकहोम हुआ है 1972 में, उसके लगभग 20 साल के बाद हुआ, तो इसलिए इसको, और ये जलवायु परिवर्तन पर जो मीटिंग है वो कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, इसलिए 20 साल के बाद हुआ, इसलिए इसको रियो 20 कहा जाता है। रियो 20, ठीक है ना, क्योंकि 20 साल के बाद हुआ है इसलिए। सामाजिक आर्थिक प्रगति के विचार और रणनीति के रूप में सतत विकास पर 1980 के दशक के लगभग विश्व स्तर पर चर्चा आरंभ हुई। पर्यावरण एवं विकास पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। इस विश्व स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ एजेंडा 21 को अंगीकृत किया गया और बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। ठीक है नहीं, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर एजेंडा 21 क्या होता है, तो देख लो। एजेंडा 21 पर्यावरण विकास के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे सम्मेलन में उपस्थित 182 देशों के प्रतिनिधि द्वारा सर्वसम्मति स्वीकार किया गया। यद्यपि एजेंडा 21 सदस्य राष्ट्रों में बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राष्ट्रों से अपेक्षा करता है कि वो अपनी भावी विकास की नीतियां एजेंडा 21 की नीतियों के अनुरूप ही निर्माण करें। ठीक है, अब आपने क्योटो प्रोटोकॉल देखा होगा, धीरे धीरे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ रही है, लेकिन उसको कम नहीं करोगे, विश्व को भी तो पता है, तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इस प्रोटोकॉल को जापान के क्योटो 11 दिसंबर, ठीक है, साल 1997 को अपनाया गया। 16 फरवरी साल 2005 को प्रोटोकॉल लागू हुआ। वर्तमान में इस प्रोटोकॉल में 192 पार्टियां शामिल हैं, और दिसंबर साल 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से बाहर हट गया, ये आपको ध्यान।
16 फरवरी मार्च 2005 को प्रोटोकॉल लागू हुआ। वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल के शिखर सम्मेलन में शामिल सभी राष्ट्र 1990 के स्तर से 5.2 की औसत की दर से ग्रीनहाउस गैसों में कमी पर सहमत हुए हैं। ठीक है, जितनी वायुमंडल में क्या है ये संयुक्त राष्ट्र, देखो दोबारा पढ़ो इसको। क्योटो प्रोटोकॉल के शिखर सम्मेलन में शामिल सभी राष्ट्र 1990 के स्तर से, ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस को 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैस थी, ठीक उसी स्तर पर लेके जाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5.2% से उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस पर लागू है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस पर रोक लगाने की बात की है। उनके उत्पादन, उनके उत्सर्जन के प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन उनके उत्पादन को कम करने की बात की गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्यूल्फ्लोरोकार्बन, ये 6 गैसें हैं जिसे क्योटो प्रोटोकॉल में मान्यता मिली हुई है। तो अब आप इन 6 गैसों को भी याद रखना, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछ लेगा, बताइए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आप तुरंत लगा दोगे। जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल में मान्यता मिली है, तो आपको ये 6 कम से कम याद होनी ही चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है नहीं। इसके अलावा मॉन्ट्रियल समझौता, ये ओजोन के क्षरण से संबंधित है। ओजोन परत हमारी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा AC चल रही है, फ्रिज चल रहे हैं, CFC निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को बहुत ज्यादा डिप्लीट करती है, और 1985 में ओजोन पर एक बहुत बड़े छेद देखा गया। उसके बाद वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया कि नहीं, ये तो काम अच्छा, अब तो ये करना ही करना पड़ेगा, करो। ठीक है, तो यही है, इसलिए 85 में पता चला था, 87 में तो एग्रीमेंट हो गया था मॉन्ट्रियल वाला। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंध रखता है, ध्यान रखना। 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। सही है, बिल्कुल है। इसने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। वो भारत जून 1992 मॉन्ट्रियल का पक्षकार बना है, याद रखना, भारत इस समय पर शामिल हुआ था। इसमें ओजोन परत के संरक्षण की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसलिए ओजोन घटाने वाले पदार्थ कौन कौन से देख लो कि CFC है, ठीक है, HCFC है, हेलोन्स है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं। एक और है नगोया प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था, 2010 में। उद्देश्य क्या था, जैव विविधता को बचाने के लिए जैव विविधता पर कन्वेंशन में उनके उपयोग में लेकर आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों को उचित और न्यायसंगत बनाना है। नगोया प्रोटोकॉल इससे संबंध रखता है। इसके अलावा जो भी पर्यावरण से संबंधित जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, इसमें मैंने कुछ डेट मेंशन कर दी है, और आप इनको, क्योंकि इनके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी और मैं लूंगा भी, ठीक है, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को जरूर एक एक बार पढ़ लेना, जैसे पेरिस समझौता, नगोया समझौता, स्टॉकहोम, रॉटरडैम कन्वेंशन, UNCCD, UNFCCC, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नैरोबी घोषणा पत्र, वन्य पशु एवं वनस्पति विलुप्तप्राय प्रजाति, रामसर सम्मेलन, ठीक है, किगाली संशोधन, Rio 20, RDDD, ठीक है, कार्टेजेना, क्योटो, जैविक विविधता एजेंडा 21, ब्रिट्स लैंड रिपोर्ट, वियना, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, पर्यावरण सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल। याद रखना, इन सारी चीज़ों की डेट याद रखना, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ भी लेना। ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।